हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। तो ये जो मैच है वो होगा बफेलो पार्क ईस्टर्न कैप यानी कि साउथ अफ्रीका का रहने वाला है होम ग्राउंड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साउथ अफ्रीका को बेनिफिट भी मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट्स हो, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस हो, हेड टू हेड टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही इस मैच को कौन जीतेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। साथ ही आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको होता है बहुत सारा प्रॉफिट। अगर आपका लॉस भी हुआ है ना, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको मिलती है 100% लॉस कवर की गारंटी। जी हाँ, प्रूफ आपके साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो एक बार जाकर आप चेक कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, और जो यूज़र्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ डेली मैचेस में लाइव जुड़कर बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो चलिए इस मैच की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, तो शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बफेलो पार्क में ये मैच खेला जाएगा। बैटिंग पिच रहने वाली है, यानी कि अच्छा स्कोर आपको इस पर बनता दिखेगा। बैट्समैन काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज यहाँ पर लगा सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर जैसे जैसे पिच जो है वो स्लो होती जाती है धीरे धीरे जैसे मैच शुरू होता है, तो यहाँ पर विकेट्स भी थोड़े से कम निकलते हैं जब मैच शुरू होने लगता है। तो यानी कि शुरुआती ओवर्स में विकेट्स जो है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा निकलते हुए नज़र आएंगे, और जैसे जैसे पिच जो है वो स्लो होगी वहाँ पर स्पिनर्स का रोल जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैं इस पिच पर पेसर्स और स्पिनर्स की बात करूं तो इस पिच पर पेसर्स निकाल चुके हैं लास्ट 10 मैचेस में 70% विकेट्स, और वहीं स्पिनर्स ने निकाले हैं 30% विकेट्स। यानी कि दोनों ही इस पिच पर इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स हो। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में आपको विकेट्स जो है वो ज़्यादा निकलते हुए दिखेंगे और पेसर्स निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे पिच जो है वो पुरानी होगी वहां पर आप स्पिनर्स को विकेट निकालते हुए देखोगे। तो ये हो गई है पिच रिपोर्ट। अब दोनों ही टीम्स की अगर हम रीसेंट फॉर्म जाने तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि साउथ अफ्रीका ने अपना लास्ट मैच इंग्लैंड के साथ खेला था, जिसमें इंग्लैंड टीम बनाती है 346 का टारगेट देती है। ओडीआई सीरीज थी ये, और इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो उसको चेज नहीं कर पाती, 287 पर ही रुक जाती है। 287 बनाकर ऑल टीम आउट हो जाती है 43 ओवर्स में, और साउथ अफ्रीका ये मैच 59 रन से हार गई थी। उससे पहले अगर मैं मैच की बात करूं तो इंग्लैंड का हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ। इंग्लैंड इसमें पहले बैटिंग करती है, 342 का टारगेट देती है, और यहाँ पर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका ना 342 इंग्लैंड को बनाने भी देती है, और उनके 7 विकेट भी चले जाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि यहाँ पर जो इंग्लैंड है उनका बैटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो इंग्लैंड के सामने कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैग कर रही थी, जो इतना बड़ा स्कोर यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट मैच इंग्लैंड बनाती है 342, लेकिन उसको साउथ अफ्रीका जो है वो चेस कर देती है, 347 बना देती है, और ये मैच साउथ अफ्रीका जीत जाती है 5 विकेट से। यानी कि ये जो तीनों मैचेस हुए हैं ना, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, लास्ट 3 मैचेस जो हैं वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड ही रहा है, जिसमें से एक मैच हारी है अपने होम ग्राउंड पर, लेकिन बाकी के जो 2 मैच हुए हैं मैंगवेंग ओवल पर, वहां पर दोनों ही मैचेस जीती है। उससे पहले साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, 298 का टारगेट देती है, जिसको इंग्लैंड चेज नहीं कर पाती, 271 पर ही रुक जाती है, और श्रीलंका
साउथ अफ्रीका विमेन जो है वो यहाँ पर 27 रन से जीत जाती है। तो दोनों ही टीम्स के हम रीसेंट फॉर्म जानेंगे। साउथ अफ्रीका की बात कर लिए यहाँ पर कि 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 मैचेस जीती है और 1 हार कर आ रही है। उसके बाद अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ यहाँ पर, तो वेस्ट इंडीज़ का लास्ट मैच जो हुआ था वो न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है, 301 का टारगेट देती है और न्यूजीलैंड टीम उसको चेस कर देती है, 307 बना देती है और वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार जाती है 5 विकेट से। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ का होम ग्राउंड में ये मैच होता है केंसिंगटन ओवल में। उससे पहले मैच की बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ का न्यूजीलैंड वुमेन, जिसमें पहले न्यूजीलैंड जो है वो पहले बैटिंग करती है, 212 का टारगेट देती है और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जो है वो चेज नहीं कर पाती, 161 पर ही रुक जाती है और वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार गई थी 50 रन से। उससे पहले जो मैच हुआ था ओडीआई का, उसमें न्यूजीलैंड 190 का टारगेट देती है जिसको वेस्ट इंडीज़ वुमेन चेस कर देती है, वेस्ट इंडीज़ चेस कर देती है और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जो है वो 5 विकेट से जीत जाती है। यानी कि अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करें तो लास्ट 3 मैचेस जो ओडीआई के खेले हैं वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड के साथ, उसमें से 2 हारी है और सिर्फ 1 ही जीती है। तो यहाँ से रीसेंट फॉर्म से आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं और स्टैट्स देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर टीम कंपैरिजन की बात करूँ तो टीम कंपैरिजन वेन्यू पर कर लेते हैं। अगर मैं बफेलो पार्क की बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने 10 मैच खेले हैं जिसमें से 9 जीत कर आई है। यानी कि कहीं ना कहीं, और वैसे भी आप सभी को पता ही है कि होम ग्राउंड का फ़ायदा तो ऑब्वियस सी बात है टीम को मिलता ही है और आप साउथ अफ्रीका का इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि अगर 10 मैच खेले हैं तो उसमें से 9 जीती ही है और एवरेज स्कोर यहाँ पर 241 रहा है और जो हाईएस्ट बनाया है साउथ अफ्रीका ने वो 369 का बनाया है। यानी कि इतना बड़ा स्कोर इस पिच पर साउथ अफ्रीका बनाने की कैपेसिटी रखती है। वहीं पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ ने इस पिच पर 2 मैचेस खेले हैं जिसमें से 1 जीता है और 1 हारी है। यानी कि यहां से आपको इतना तो समझ आ ही गया है कि वेस्ट इंडीज़ को इस पिच पर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और अगर 2 मैच खेले भी है तो उसमें से 1 हारी है और 1 जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 207 का रहा है वेस्ट इंडीज़ का और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 292 का रहा है यहाँ पर। यानी कि वेस्ट इंडीज़ जो हाईएस्ट बना पाई है ना वो 292 बना पाई है। लेकिन आप साउथ अफ्रीका का इस पिच पर, इस ग्राउंड पर अगर हाईएस्ट स्कोर देखोगे तो वो 369 है, जो कि वेस्ट इंडीज़ से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर टीम कंपैरिजन की बात कर ली है, आगे चलते हैं और हेड टू हेड जानते हैं। तो अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो दोनों ही टीम्स ने लास्ट जो हेड टू हेड खेला था वो 2016 में खेला था। यानी कि 2016 के बाद से अभी तक इनका एक भी हेड टू हेड नहीं हुआ है और जो 2016 में खेला था उसमें इनके बीच 3 मैचेस हुए थे जिसमें से उस टाइम पर वेस्ट इंडीज़ जो है वो 2 जीती थी और 1 ही मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका जीती थी। यानी कि उस टाइम पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा भारी था और अब इस मैच में, क्योंकि 2016 के ये हेड टू हेड मैचेस हैं, अब जो टीम है वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका अपने नए प्लेयर्स और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उतर सकती है। तो दोनों ही टीम्स की हमने रीसेंट फॉर्म जान ली है, वेन्यू पर क्या स्टैट्स रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, हेड टू हेड बता दिया है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की क्या रह सकती है फर्स्ट ओडीआई के लिए प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो यहाँ पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ टीम जो है वो हो सकता है 5 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स के साथ जाए। अब यहाँ पर अगर बात करें तो शाई होप, निकोलस पूरन, ब्रेंडन किंग, शमारा ब्रूक्स, की कार्टे, कैले मेयर्स, जेसन होल्डर, यानिक कैरिया, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ और केविन रह सकती है। यहाँ पर
वेस्ट इंडीज़ की प्रॉबेबल प्लेइंग 11। अगर इसमें टीम कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शाई होप की, तो शाई होप और निकोलस पूरन यहाँ पर मोस्टली जो है वो ओपनिंग करते हुए नज़र आते हैं। ओपनिंग भी इनकी ठीक रहती है, मतलब ओडीआई के अकॉर्डिंग तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है ऑब्वियसली। अब आप देख सकते हो इसमें 32 बॉल्स में 47 रन्स बनाए, उससे पहले 2 बॉल खेलकर आउट हो गए। यानी कि ये है कि ठीक है, आते हैं कुछ रन्स दे जाते हैं, बट इनको हम ओडीआई के बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ओडीआई में एक लॉन्ग फॉर्मेट रहता है जिसमें आपको लंबे समय तक पिच पर टिकना होता है। बट यहाँ पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ ना, तो इनके पास कोई भी ऐसा प्लेयर बहुत है ही नहीं मोस्टली कि जो लंबे टाइम तक टिके, 100 बॉल तक या 50 बॉल तक खेले और अच्छे रन्स बनाकर दे। वहीं पर शाई होप की बात कर लेते हैं तो इनसे भी ठीक रन्स आ जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे 32 बॉल्स में 47 रन्स, उससे पहले 2 बॉल में 1 रन, 2 बॉल खेलकर ही आउट हो गया, और उससे पहले 17 बॉलों में 19 रन इन्होंने बनाए थे। निकोलस पूरन की बात करूँ तो यहाँ पर भी इनसे आप देख सकते हो 14 बॉलों में 30 रन, और उसके बाद 8 बॉल में 5 रन, 25 बॉलों में 29 रन इन्होंने बनाए हैं। ब्रैंडन किंग की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है टीम के, एवरेज रन्स दे जाते हैं, यानी कि 18 बॉलों पर 20 रन बनाएंगे, 13 बॉलों में 19 रन, 10 बॉलों में 7 रन। समारा ब्रुक्स की बात करूं तो राइट हैंड बैट्समैन है, कुछ खास तो इनसे नहीं आया है लास्ट 2 मैचेस से, लेकिन उससे पहले जो है वो इन्होंने 58 बॉल्स पे 33 रन बनाए थे। यानी कि ठीक प्लेयर हैं और अच्छे स्कोर बनाकर आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कीसे कार्टे की। तो यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन है और इनके अगर आप लास्ट 3 मैचेस परफॉर्मेंस देखोगे तो मुझे लगता है कि जो एक तरीके से जो ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं पिच पर, उनमें से ये एक कह सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के पास है। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो 34 बॉल 40 बॉल तक ही खेलते हुए नज़र आए हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप देखो कि जो प्लेयर्स है, चाहे वो ओपनर्स हों, तो वो आपको इतनी देर तक इतने पिच पर लास्ट 3 मैचेस से टिकते हुए नज़र नहीं आएंगे। जेसन होल्डर की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कैले मेयर्स की बात करेंगे। टीम के पास 2 ऑलराउंडर्स हैं जिनके साथ शायद टीम जा सकती है, और हो भी सकता है कि यहाँ पर टीम जो है वो कोई चेंजेस करे। कैले मेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैटिंग से तो फिर भी ठीक है, एवरेज रन्स आ गया है, और यहाँ पर ये ना अच्छे ऑलराउंडर है, यानी कि बैटिंग से भी आपको करके दे देंगे, लेकिन बॉलिंग में इनके आपको कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिलेगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों मैचेस में इन्होंने 3 मैचेस खेले हुए हैं जिसमें 3-3 1 विकेट निकाला ही है। तो यहाँ पर 3 विकेट्स भी निकाल लेते हैं, 2 विकेट्स भी, 1 विकेट भी, यानी कि ऑलराउंडर है। बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग में भी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेसन होल्डर की बात करूं तो जेसन होल्डर, यानी कि अब आप इनके स्टैट्स देख ही सकते हो कि 19 बॉलों में 19 रन, 117 बॉलों में 81 रन इन्होंने बनाए हैं। तो बैट्समैन के अच्छे ना, यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स का बैटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास बैट्समैन के कंपैरिजन में अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं तो वो ज़्यादा देर तक पिच पर टिकना जानते हैं, और साथ ही वो बैटिंग में भी करके देते हैं और बॉलिंग में भी करके देते हैं। तो यहाँ पर आप जेसन का भी देखोगे ना, तो इन्होंने भी 3 मैचेस में जो बॉलिंग कराई है उसमें भी विकेट्स निकाले ही हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के दोनों ही ऑलराउंडर्स। यानिक कैरियर की बात करूँ तो यहाँ पर लास्ट 2 मैचेस में जो है वो 1-1 विकेट ही निकाला है। मतलब आप 10 ओवर कराते हो, 6 ओवर कराते हो, 7 ओवर भी कराते हो, और उसमें आपको मतलब ये है कि 1 विकेट थोड़ा सा कम रहता है, साथ में आप रन्स भी दे ही रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब आपको टीम मौका दे रही है 8-10 ओवर कराने का, तो एटलीस्ट आप उसमें 2 विकेट्स निकालो और उसमें आप रन्स भी कम दो, अगर आपके विकेट्स नहीं भी निकल रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर यानिक कैरियर का ऐसा ही है, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है ये, और यहाँ पर तीनों मैचेस में आप देख सकते हो किसी में एक भी विकेट नहीं निकाला, तो किसी में 1-1 विकेट, लेकिन रन्स भी ये देते ही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है कि अगर प्लेयर्स बॉलर्स जो है वो विकेट नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो आप रन्स जो है वो कम दो सामने वाली टीम को। अकील हुसैन की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, और तीनों
मैचेस में से देखो आप, टीम इनसे ज़्यादा ओवर तो नहीं डलवाती है, तीन ओवर ही इन्होंने डाले हैं तीनों मैचेस में। और ये जो अकील हुसैन का ये PSL का स्टार्ट है, और रिसेंटली जो इन्होंने मैचेस खेले हुए हैं उसमें भी इन्होंने विकेट नहीं निकाला, यानी कि 3 ओवर डाले हैं। PSL में खेला था इन्होंने मैचेस, और जिसमें भी विकेट्स का कंसिस्टेंसी नहीं है। अल्जारी जोसेफ की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, अच्छे बॉलर है यहाँ पर, और ODI के लिए इम्पॉर्टेंट बॉलर रहेंगे, क्योंकि उससे पहले भी अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो 14 ओवर 18 ओवर डालते हैं, और उसमें आपको 3 से 4 विकेट्स भी निकाल कर दे सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बॉलर रहेंगे, और ODI फॉर्मेट में तो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेफिनेटली आप इनसे विकेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। केविन सिनक्लेयर की बात करूं तो राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, और यहाँ पर भी इनसे जो ओवर्स हैं वो डलवाए जाते हैं। अब यहाँ पर इनकी अच्छी बात ये है कि अगर ये विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो रन्स भी आपको कम ही देते हैं, ठीक है, सामने वाली टीम को। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर इस चीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ODI फॉर्मेट की बात करूँ बॉलिंग पर्पस से, तो अल्जारी और केविन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता दी है, और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉलर्स मैंने आपको बताई दिए कि अल्जारी केविन इम्पॉर्टेंट रहेंगे, बाकी ऑलराउंडर्स भी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ पर कैलन मेयर्स और जेसन होल्डर बैटिंग में तो करके ही दे ही रहे हैं, साथ में आप बॉलिंग से भी इनके एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट मैच में अगर मैं बात करूँ ना, ये तो वेस्ट इंडीज़ की बात हो गई। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ ना, तो साउथ अफ्रीका लास्ट मैच में एक भी ऑलराउंडर के साथ नहीं गई थी, तो हो सकता है इस बार भी ना जाए, और हो भी सकता है कि इस बार वो कोई ऑलराउंडर्स ऐड ऑन कर सकती है। तो वो जैसा भी होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो वेस्ट इंडीज़ की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। तो अगर मैं साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं, तो यहाँ पर 5 बैट्समैन के साथ और बाकी के 6 ऑलराउंडर्स के साथ टीम जो है वो खेल सकती है। बट मुझे यहाँ पर लगता है कि टीम जो है वो एक आध ऑलराउंडर ज़रूर पिक कर सकती है। लेट्स सी क्या होता है, वो टॉस के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो तेम्बा, रीजा हैंड्रिक्स, रेसी वेंडरडसन, हैडन मार्करम, हेनरिच क्लेसन, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, वाइने पार्नेल, सिसंदा मगाला, लुंगी निगड़ी और तबराई शमशी यहाँ पर रह सकते हैं हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ओपनर्स की। तो ओपनर्स में काफ़ी अच्छा चल जाता है इनका, यानी कि ऐसा है कि कभी कभार तो दोनों चल जाते हैं, कभी कभार एक ही चलता है, बट हाँ कि आपको ओपनर्स जो है वो अच्छे रन्स बनाते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ पर ओपनर्स के साथ साथ जो टॉप बैट्समैन है ना, वो भी अच्छा कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपनर्स यहाँ पर साउथ अफ्रीका में अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर जो तीसरे चौथे नंबर पे भी बैट्समैन आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा आपको बैटिंग परफॉर्मेंस करके दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं तेम्बा की बात करूँ तो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, और ODI फॉर्मेट काफ़ी अच्छी तरीके से खेलना जानते हैं। अब आप इनका लास्ट मैच देखोगे तो 280 बॉल तक खेल गए थे, 172 रन्स भी बनाकर दिए इन्होंने, तो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के मैच में भी। उसके बाद रीजा हैंड्रिक्स की बात करूं तो राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट मैच में अच्छा रहा, 54 बॉल्स में 96 रन्स बना दिए। किसी एक मैच में फ्लॉप हो गए थे, 6 बॉल खेलकर ही आउट हो गए, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, अच्छे खेल जाते हैं, पार्टनरशिप अच्छी बन जाती है कभी कभी, और अगर नहीं भी बनती है तो हाँ यहाँ पर इन दोनों में से ओपनर्स में से एक तो चल ही जाता है। वेंडरडसन की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है। अब यहाँ पर ये इनका PSL का स्टार्ट मैं आपको बता देती हूँ। PSL तो T20 फॉर्मेट है, तो उसमें तो ठीक रहे हैं, मतलब इतने अच्छे भी नहीं रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज। अगर मैं बात करूं लास्ट मैच में 20 बॉलों में 22 रन, उससे पहले फ्लॉप ही रहे थे, 3 4 5 6 बॉल खेलते हैं, उसमें उतने रन्स भी नहीं आए थे उनसे। बट हाँ ODI फॉर्मेट में यहाँ पर आप इनसे ठीक रन्स जो है, एवरेज रन्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। एडन मार्करम की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ना अच्छे से खेल लेते हैं। अगर मैं लास्ट मैच की बात करूँ ना, तो 139 बॉल्स में 96 रन्स बनाए
बनाए थे। उससे पहले 56 बॉल्स में 18 रन, उससे पहले 58 बॉल्स में 47 रन। तो यहाँ पर ठीक है, आते हैं, अच्छा खेल कर चले जाते हैं। हेनरिच क्लासन की बात करूँ तो यहाँ पर इनसे एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। एवरेज क्या मतलब, अच्छा करके जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही प्लेयर्स अच्छा करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको बैट्समैन जो है ना वो अच्छा खेल लेते हैं, ठीक खेल लेते हैं। और जैसा कि हर दिन हर प्लेयर का नहीं होता है जो क्रिकेट में, तो बहुत ही बुरा लक होगा जिस दिन कोई प्लेयर ना चले, नहीं तो बाकी वनडे फॉर्मेट में तो अच्छे से खेल ही लेती है साउथ अफ्रीका। डेविड मिलर की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और इनसे इन्होंने जो लास्ट मैचेस खेले हैं ये भी पीएसएल के हैं, जिसमें 9 बॉलों में 11 रन, यानी कि T20 फॉर्मेट का ये स्टैट है। 2 बॉल में 1 रन, 10 बॉलों में 7 रन। बट हाँ, यहाँ पर ठीक है, एवरेज रन्स जो है वो आप इनसे ओडीआई में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्को जेनसेट की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। बॉलिंग में कंसिस्टेंसी आपको इनके में नज़र आएगी। लास्ट 3 मैचेस जो खेले हुए हैं उसमें आप देखो 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट इन्होंने निकाला ही है, और साथ में रन्स भी इन्होंने कम दिए हैं। देखो आप, लास्ट मैच में 7 ओवर डालते हैं, 2 विकेट भी निकाल लेते हैं और सिर्फ 33 रन देते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छे बॉलर हैं, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छे रहते हैं। उससे पहले मैच की आप बात करोगे तो देखो 17 ओवर डाले हैं, सिर्फ 60 रन दिए और 1 विकेट निकाला है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है वो यहाँ पर बैटिंग के साथ साथ बॉलर्स भी यहाँ पर साउथ अफ्रीका के पास अच्छे हैं। सिसंदा मगाला की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। तीनों मैचेस से कंसिस्टेंसी आपको इनके में नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो विकेट रन्स भी ये कम ही देते हैं। जैसे कि अभी तो ये इनका T20 फॉर्मेट है जिसमें इन्होंने 3-4 ओवर टीम इनसे डलवाती है, उसमें ये 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट निकाल लेते हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस है इनका T20 में, और ODI में भी अच्छा कर आपको दे सकते हैं। लुंगी की अगर मैं बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट बॉलर है, और यहाँ पर भी ठीक परफॉर्मेंस है, बट हाँ ये रन्स कुछ ज़्यादा देते हैं। जैसे कि अब विकेट्स तो आप निकाल रहे हो, ठीक है वो बात, लेकिन आपको यहाँ पे रन्स में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मैच में आप देखो कि 4 ओवर कराए हैं, उसमें 62 रन्स दे दिए और 4 विकेट भी निकाले। हाँ वो बहुत अच्छी बात है कि आपने विकेट्स निकाले, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस जो रन्स हैं वो आपको ओपोनेंट टीम को कम देने की ज़रूरत है। तब राइट शमशी की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है ये, और यहाँ पर इनका तीनों मैचेस से कंसिस्टेंसी दिखी है। 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट तीनों मैचेस में निकाला है। तो यहाँ पर भी आप एक आध विकेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो तबराइज और शिशंदा, यहाँ पर शिशंदा मंगाला दोनों ही इम्पॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे साउथ अफ्रीका से, और आपको डेफिनेटली विकेट्स निकालते हुए इनसे दिखने वाले हैं। तो साउथ अफ्रीका की मैंने बात कर ली है, दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं बाकी डिटेल्स पर। तो यहाँ पर टॉस प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टीम जो है वो पहले अगर बैटिंग फर्स्ट करती है इस ग्राउंड पर तो 30% मैचेस जीती है, वहीं पर अगर बैटिंग सेकंड करती है तो 50% जीती है। यानी कि यहाँ पर बैटिंग सेकंड के जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर मैचेस ड्रॉ भी होते हैं, जैसे कि 30% यहाँ पर ड्रॉ भी होते ही है मैचेस। तो यहाँ पर अगर ड्रॉ नहीं होता है तो सबसे पहले तो टॉस जीतकर टीम यहाँ पर चाहेगी बैटिंग सेकंड करे, ठीक है, और टीम टॉस जीतकर बॉलिंग प्रेफर कर सकती है। यहाँ पर अगर फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 198 रहा है, और सेकंड इनिंग का स्कोर जो है वो 165 रहा है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप पिक्स प्लेयर की। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो ये फर्स्ट ODI मैच होने जा रहा है इसकी बात करूँ तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, एज अ विकेट कीपर हमने लिया है हेनरिच को, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। बैटर्स की बात करूँ तो 4 बैटर्स हमने लिए हैं, जिसमें से सबसे पहले वैंडर डसन इम्पॉर्टेंट रहेंगे, एंड देन तेम्बा, शाई होप और ब्रैंडन किंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चारों बैट्समैन और साथ ही वैंडर डसन को हमने बनाया है कैप्टन, तो आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो डेफिनेटली। वहीं ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलराउंडर्स में हमने पिक किया है
जेसन होल्डर और एडन मार्करम को, दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी आप इनसे अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इन केस अगर किसी एक में नहीं चलते हैं, यानी कि अगर बैटिंग में नहीं करके देते, तो आपको बॉलिंग में भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ विकेट्स निकाल कर दे देंगे। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो लुंगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। अल्जरी, जोसेफ, तपराइश, शमशी और शरंदा मंगाला इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही मंगाला को हमने बनाया है वाइस कैप्टन। तो आप भी अपनी टीम में ए टॉप प्लेयर्स को पिक करके बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो फुल मैच की डिटेल हो गई है और अब सवाल आता है सबसे बड़ा कि ये मैच कौन जीतेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इस मैच को जीतने के चांसेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा हैं और ये मैच जो है वो साउथ अफ्रीका जीत सकती है। वहीं पर जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका का साथ में होम ग्राउंड भी रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो साउथ अफ्रीका को मिलेगा ही। तो फुल मैच डिटेल मैंने आपको दे दी है, हर एक डिटेल बता दी है, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म हो, क्या वेन्यू स्टैट्स रहे हैं ग्राउंड पर, और साथ ही हेड टू हेड जब आपस में हुआ है तो हमने देखा है कि 2016 में टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ये मैच जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रेडिक्शन कितना सही है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगे। तो लाइव में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको भी लॉस हुआ है तो आप हमारे साथ जुड़कर 100% लॉस कवर कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना।